हेलो जी, क्या हाल है बच्चे? एम आई विजिबल एंड ऑडिबल जी? क्या मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूं बेटा? यस सर, एब्सोल्युटली। डन जी। हम लोग पढ़ रहे थे अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट मेरे नोट्स में से हमने कवर कर लिया था, और उसके रिस्पेक्ट में जितना हमारे नोट्स में था उसके इक्विवेलेंट जितना मॉड्यूल में था वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। राइट राइट जी। यस सर, हम लोगों ने सारे के सारे डाउट्स वगैरह ले लिए थे। डन। और आज हमें क्या करना, हमने सबको रीड भी कर लिया था मॉड्यूल से, डाउट्स भी ले लिए थे। आज हमको सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मॉड्यूल में से पढ़नी है। राइट, देयर आर सर्टेन एडिशनल थिंग्स जो हमें पढ़नी है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लूं तो इधर देखिएगा बेटा ध्यान से प्लीज। हम लोगों को कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है, जैसे कि गुड्स की डेफिनेशन पढ़नी है। इसके अलावा हमको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स की डेफिनेशन पढ़नी है, और इसके अलावा हमें फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन पढ़नी है। ये तीन डेफिनेशन जो है अभी हमको और पढ़नी है। ठीक है जी, डन। इसके स्पेसिफिक गुड्स, या इसको हम एग्जिस्टिंग गुड्स भी बोलते हैं, इसकी भी डेफिनेशंस पढ़नी है। डन। तो इधर देखिएगा, सबसे पहले क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है सर गुड्स की क्या डेफिनेशन होती है। देखिए, कहता है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। सर ना ही इसमें एक्शनेबल क्लेम्स आते हैं, ना ही इसमें मनी आता है। अब सबसे पहली चीज तो ये कि ये दोनों नहीं आते, मतलब ये दोनों एक्सक्लूजन हो गई। राइट, पहले तो आप यहां देखो कि इस डेफिनेशन में मींस भी लिखा और इंक्लूड्स भी लिखा है। इसका क्या मतलब है कि हम इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, लूजली, वाइडली या स्ट्रिक्टली? पहले ये बताओ। मींस भी लिखा है और इंक्लूड्स भी लिखा है, तो हम इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, लूजली, वाइडली या स्ट्रिक्टली करेंगे? ये बताइए, बोलिए। मींस भी है, इंक्लूड्स भी है, इसका क्या मतलब है? कि सर इसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दी जाएगी। सही कह रहा हूँ, बोलो। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दी जाएगी। राइट, अब सुनिएगा क्या कहता है। पहली बात तो मनी जो है, देखो कहता है इट इंक्लूड्स ऑल गुड्स, इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। पहली बात तो मनी गुड्स नहीं होता। सर मनी गुड्स नहीं होता, लॉजिकली बात तो ठीक है। मनी अगर गुड्स हो जाएगा तो फिर तो ये बार्टर सिस्टम हो जाएगा। सोचो, मैं आपसे शर्ट खरीद रहा हूँ, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, शर्ट तो गुड्स है ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अगर पैसे भी गुड्स हो जाएंगे तो फिर तो जो मनी को इंट्रोड्यूस करने का जो पर्पस था, जब आपने कभी मनी एंड बैंकिंग पढ़ा हो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स याद आ रहा है आपको? कि मेरे पास दूध है, आपके पास चावल है। हो सकता है मुझे चावल चाहिए लेकिन आपको दूध नहीं चाहिए, हो सकता है आपको दूध चाहिए मुझे चावल नहीं चाहिए। तो मनी गुड्स नहीं होता, बिकॉज मनी जो है वो गुड्स की वजह से जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी उसको खत्म करने के लिए आया था। यस सर, ये वाली बात हमें समझ आती है। इसके बाद कहता है एक्शनेबल क्लेम भी तो गुड्स नहीं है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, पहले सुनिएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 में दिए गए एक्शनेबल क्लेम्स। और एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप मनी क्लेम कर सकते हो, बट वो नॉट नेगोशिएबल होती है। अब एक बात बताओ, चेक हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, क्या ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं? हाँ सर, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, राइटिंग में। क्या उससे मनी क्लेम होता है? चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज से हाँ, और वो नेगोशिएबल भी होती है। तो क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट भी, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होती है, यानी कि ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है, ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखा होता है। ठीक है जी, और उससे आप मनी क्लेम भी कर सकते हो, लेकिन ये नॉट नेगोशिएबल होता है, ये ट्रांसफरेबल नहीं होता, इसलिए हम इसको सिर्फ क्या बोल देते हैं, एक्शनेबल क्लेम। तो आपको समझ आ रही है बात कि आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से पढ़ा था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्शनेबल क्लेम में सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है कि भाई ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होती है, इससे आप मनी क्लेम करते हो, लेकिन ये नेगोशिएबल नहीं होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, सुनिएगा। सुनिए, मेरा LIC का बॉन्ड है, मेरा LIC का बॉन्ड है, और मेरी डेथ पे पैसे जो है मेरी वाइफ को मिलेंगे, या मेरी डेथ नहीं हुई तो इतने साल बाद मुझे पैसे वापस मिलेंगे। क्या वो मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ कि ले भाई मेरा LIC बॉन्ड तू ले ले, पैसे मेरे को दे दे, मैं मर गया तो पैसे मेरी वाइफ की जगह तेरे को मिलेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लॉटरी लगी, किसी की लॉटरी, जिसकी लॉटरी लगी है पैसा उसी को मिलेगा। भाई लॉटरी का पैसा मेरे अकाउंट में मत दो, इसके अकाउंट में दो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो
LIC बॉन्ड्स हो गए, लॉटरी हो गए। इसके अलावा अगर मैं और एग्जांपल दूं तो ऐसे बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलेंगे। जैसे FD, आपने FD कराई है तो आपका पैसा मैच्योर होकर आप ही के अकाउंट में आएगा, किसी और के अकाउंट में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? LIC बॉन्ड सोचो, लॉटरी सोचो, FD सोचो, क्या ये सब भी कागज होते हैं? क्या ये सब भी कागज होते हैं? हाँ जी। क्या इसमें भी कुछ लिखा होता है? हाँ जी। तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं? हाँ जी। तो क्या ये पैसा क्लेम करने के लिए होते हैं? हाँ जी। लेकिन क्या ये सब नेगोशिएबल होते हैं? नहीं। तो ऐसी चीज देखो, एक्शनेबल क्लेम ऐसी इंस्ट्रूमेंट जिसके बेसिस पे मैंने आपसे पैसे लेने हैं, एंड अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं आप पे एक्शन ले सकता हूँ, लीगल एक्शन। इसको होता है एक्शनेबल क्लेम। वर्ड समझ आ रहा है आपको? एक्शनेबल क्लेम कहाँ से आया? अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लूंगा। अब आप मुझे ये बताओ, लॉटरी, FD, LIC बॉन्ड्स, क्या ये सारे के सारे फॉर्म ऑफ मनी नहीं लग रहे आपको? सोचो हाँ या ना। क्या ये सब आपको फॉर्म ऑफ मनी नहीं लग रहे? और जब ये सब के सब फॉर्म ऑफ मनी है तो फिर मनी जब गुड्स में नहीं आ रहा तो ये भी गुड्स में नहीं आने चाहिए, क्योंकि दीज आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ मनी। बोलो यस और नो। क्यों इनको गुड्स नहीं माना जा रहा? क्योंकि सर मनी गुड्स नहीं होते। और एक्शनेबल क्लेम भी क्या होते हैं सर? एक्शनेबल क्लेम भी मनी का ही सब्स्टिट्यूट होता है, नियर मनी होते हैं बेसिकली। LIC बॉन्ड मैच्योर होगा, पैसे मिलेंगे। लॉटरी लग गई, पैसे मिलेंगे। FD मैच्योर हो गई, पैसे मिलेंगे। लेकिन ये वो पैसा जो मेरे ही अकाउंट पे आएगा, जो मैं किसी और को नेगोशिएट नहीं कर सकता। क्लियर है बेटा सबको? बोलो जी, जवाब दीजिए बेटा। राइट? तो गुड्स में सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, मनी नहीं आता, एक्शनेबल क्लेम नहीं आता। एक्शनेबल क्लेम का मतलब है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि पेक्यूनरी होता है, जिसके अगेंस्ट आप मनी क्लेम कर सकते हो। सामने वाला नहीं देता तो आप केस भी कर सकते हो। लेकिन ये तो फिर सारे इंस्ट्रूमेंट वाले कैरेक्टर से क्लियर है। हाँ, लेकिन ये क्योंकि नेगोशिएबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं आता। ठीक है जी। एंड इंक्लूड्स, अब कहता है इसमें क्या क्या आएगा? सर इसमें इंक्लूड होगा स्टॉक एंड शेयर्स। अब पहले सुन लो ध्यान से। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टीज। क्या शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं? हाँ सर बिल्कुल होते हैं, शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टीज। ये बात कहां से आती है? ये बात आती है मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास। मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास एक केस है। इसके अंदर बोला गया था, कि जनाब जो आपकी शेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये गुड्स होते हैं। वाई? क्योंकि आप इनकी सेल परचेज करते हो। लेकिन याद रखिएगा, शेयर्स आर गुड्स ओनली आफ्टर अलॉटमेंट। शेयर्स आर गुड्स ओनली आफ्टर अलॉटमेंट। हाँ या ना? बोलिए। शेयर सिर्फ अलॉटमेंट के बाद ही सेल परचेज हो सकते हैं। बिफोर अलॉटमेंट दे आर नॉट गुड्स। क्योंकि जब तक अलॉट ही नहीं होंगे तब तक आप उसे सेल ही नहीं कर पाओगे। जब तक अलॉट ही नहीं होंगे तब तक आप उसे सेल नहीं कर पाओगे। राइट? यस सर। इसके अलावा कहता है स्टॉक। ये स्टॉक का मतलब रॉ मटेरियल वाला स्टॉक नहीं है। ये स्टॉक का मतलब रॉ मटेरियल नहीं है। ये स्टॉक का मतलब है बंडल ऑफ शेयर्स। बंडल ऑफ शेयर्स। अब बंडल ऑफ शेयर्स क्या होता है? ये आप कहाँ पढ़ते हो? ये आप पढ़ते हो बेसिकली कंपनी लॉ। जब आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर शेयर कैपिटल नाम का चैप्टर है। और जब शेयर कैपिटल नाम का चैप्टर है तो वहां पर सेक्शन 2 क्लॉज 84 के अंदर आपको डेफिनेशन आती है शेयर की। और वहां जब आप शेयर की डेफिनेशन पढ़ते हो कंपनी लॉ में, तो लिखा होता है शेयर मींस शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। क्या डेफिनेशन दी गई है? शेयर मींस शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। तो स्टॉक क्या है? बंडल ऑफ शेयर। ये स्टॉक रॉ मटेरियल वाला स्टॉक नहीं है। ये शेयर्स से जो स्टॉक होता है, आपको जब आप शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ेंगे ना, अभी आपने शुरू करना है आज ही, तो जब आप शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि भाई हम बोलते हैं कि कंपनी के मेंबर होने चाहिए, सारे राइट्स मेंबर को मिलते हैं। सुना आपने कभी ऐसा कि कंपनी के मेंबर होंगे, डिविडेंड का राइट मेंबर को मिलेगा, जनरल मीटिंग के नोटिस का राइट मेंबर को मिलेगा, सारे के सारे राइट्स कंपनी में मेंबर को मिलते हैं। मेंबर मीन शेयर होल्डर। अब मेंबर मीन शेयर होल्डर भी होता है, मेंबर मीन स्टॉक होल्डर भी होता है। तो अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स नहीं है, स्टॉक है, तो भी आप कंपनी के मेंबर माने जाओगे। अब स्टॉक का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। स्टॉक मतलब बड़े फ्रैक्शन के शेयर्स, बड़ी वैल्यू के शेयर्स। अब वो कितनी बड़ी वैल्यू के शेयर होते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें आपको कहाँ पता चलेंगी? शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर, कंपनी लॉ में। क्लियर है बेटा सबको? अपने आप में ये जो स्टॉक वर्ड है, अपने आप में ये आधे पौने घंटे का कॉन्सेप्ट है। और कंपनी लॉ में आपको क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। तो जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे शेयर कैपिटल, तो स्टार्टिंग की 5 लेक्चर्स के अंदर आपका ये टॉपिक आ जाएगा। तो एनी हाउ, कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी अभी फॉर द टाइमिंग अगर मैं लिमिटेड डेफिनेशन की, लिमिटेड मीनिंग की बात करूं, तो आप याद रखिए स्टॉक मीन्स प्लूरल ऑफ शेयर्स। याद रहेगा? प्लूरल फॉर्म ऑफ शेयर्स, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो ये भी शेयर्स की तरह ही होता है। बस जैसे शेयर सर्टिफिकेट मिलता है मुझे कंपनी से, ऐसे शेयर्स की जगह स्टॉक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। और स्टॉक मींस कलेक्टिव फॉर्म ऑफ शेयर्स। और इससे ज्यादा आप वहां पढ़ेंगे।
इसके अलावा कहता है सर एक बात बताइए, ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स उग रहे हैं, जो घास उग रही है, या हर वो चीज जो अटैच है टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जो लैंड का पार्ट है, विच आर अग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सेल और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देख रहे हो, कह रहा कोई भी, कहता पहली बात तो जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, जो चावल वगैरह गेहूं वगैरह उगाया जाता है, क्या वो अर्थ से अटैच है? हाँ वो अर्थ से अटैच है, लेकिन क्या वो लैंड का पार्ट है? वो है ना, अर्थ से अटैच है, लेकिन क्या उसको उगाया ही काटने के लिए जा रहा है? जल्दी बताओ, क्या उसको उगाया ही काटने के लिए जा रहा है? राइट, विच आर अग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सेल, राइट। फ्रूट्स हो गए, क्रॉप्स हो गई, घास हो गई, घास जो है ना वो गाय भैंस का चारा होता है, तो उसको भी उगाया जाता है काटने के लिए, राइट। हर वो चीज जो अर्थ से अटैच है, हर वो चीज, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। अब चाहे इसके अंदर अटैच टू में क्यों बोल रहा है, अटैच टू के अंदर आ गया वो चीजें जो धरती के ऊपर उगाई जाती है, लेकिन क्या बहुत सारी चीजें जो जमीन के नीचे भी उगती है। प्याज जमीन के नीचे उगता है, लहसन जमीन के नीचे उगता है, हाँ या ना? आपने देखा जैनी लोग नहीं खाते प्याज लहसन, क्योंकि वो जमीन के नीचे, पोटैटो जमीन के नीचे उगता है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज जो जमीन से अटैच है या जमीन के नीचे है लेकिन वो लैंड का पार्ट ही है, वो सारी चीजें जिसको बनाया ही उगाया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे बेचा जा सके, उसको गुड्स बोला जाएगा। मेरी बात को सुन लो जो मैं कह रहा हूं। मैंने ना सरसों के खेत लगाए, या मैंने चावल की धान लगाई, आपने पेड़ लगाए, अब ये बताओ दोनों में से गुड्स क्या है? मैंने चावल की धान लगाई और आपने गुड्स, आपने पेड़ लगाए। अब भाई मैंने तो चावल उगाए काटने के लिए, काटने के लिए, आपने पेड़ काटने के लिए थोड़ी लगाए। तो पेड़ गुड्स नहीं होते, याद रखिएगा। जो ट्रीज होते हैं वो गुड्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ट्रीज लगा के काटने के लिए नहीं लगाए जाते। क्रॉप्स, फ्लावर्स, ये सब चीजें तो तोड़ने के लिए या फ्रूट्स वगैरह तोड़ के बेचने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन जो पेड़ है वो काटने के लिए नहीं लगाए जाते, इसलिए पेड़ गुड्स नहीं है। लेकिन अब पेड़ कट गया, वो लक्कड़ हो गया, तो लक्कड़ गुड्स हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? बोलो जी, क्लियर है ये बात सबको? राइट, यस सर, एब्सोल्युटली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, सेल गुड्स को लेके आता है। ध्यान से समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिएगा। गुड्स को लेके ना, गुड्स वर्सेस इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको लेके ना कई बार क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और रियल लाइफ में भी ना लोगों को कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन होती है, सुन लो भाई। गुड्स की अगर हम बात करते हैं, अगर आप गुड्स की सेल कर रहे हो तो वो कहाँ आएगी? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। इमूवेबल प्रॉपर्टी की कर रहे हो तो वो कहाँ आएगी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। सही कह रहा हूं मैं? गुड्स की सेल कर रहे हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आएगी, लेकिन यही आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हो तो वो कहाँ आएगी? वो आएगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। अब मेरी बात को सुनिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, सुनिए। पेड़ क्या है, मूवेबल या इमूवेबल? पेड़ क्या है, मूवेबल या इमूवेबल? पेड़, पेड़, ट्री इमूवेबल है, ठीक है जी, इमूवेबल है। फ्रूट्स क्या है, मूवेबल या इमूवेबल? फ्रूट्स क्या है, मूवेबल या इमूवेबल? फ्रूट्स मूवेबल है। फिश मार्केट में मच्छी बिक रही है, वो क्या है, मूवेबल या इमूवेबल? फिश मार्केट में मच्छी बिक रही है, वो क्या है, मूवेबल या इमूवेबल? सर वो मूवेबल है। क्लियर है ना ये बात? अब इधर सुनना ध्यान से, सुनिए, एक चीज सुनिएगा। कोई भी चीज ऐसी हो जो कि, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना घर बना रहा हूँ और घर बना रहा हूँ तो मैं टाइलें खरीद के ला रहा हूँ मार्केट से। टाइलें, टाइलें क्या है, मूवेबल या इमूवेबल? टाइलें क्या है, मूवेबल या इमूवेबल? जो टाइल खरीद के ला रहा हूँ, टाइल में खरीद के ला रहा हूँ, वो मूवेबल है? मूवेबल है। लेकिन एक बार वो टाइल मैंने इंस्टॉल कर दी, एक बार वो टाइल मैंने अपने घर में लगा दी, है ना? अब उसके बाद मुझे घर किसी को बेचना है, तो क्या मैं टाइलें उखाड़ के बेच सकता हूँ? क्या मैं टाइलें उखाड़ के बेच सकता हूँ? नहीं। अब वो टाइलें क्या हो जाएंगी? अब वो टाइलें क्या हो जाएंगी? इमूवेबल। क्लियर है ना सबको? डन, इतनी बात क्लियर है? राइट। आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, सुन लो। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक ना बंदा है, एक ना बंदा है, ये उसकी लेक है। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी आता है और सेल ऑफ गुड्स में भी आता है। एक बंदा है, उसकी लेक है। अब जिसकी लेक है ना, उसकी लेक में बहुत सारी फिशेज है ना, फिशेज है, बहुत सारी मछलियां हैं। तो भाई जो लेक का ओनर है ना, एक बंदा आता है, वो लेक के ओनर को बोलता है कि मैं ना आपको, एक पार्टी आती है, वो लेक के ओनर को बोलती है कि मैं ना आपको ₹12 लाख पे करूंगा, ₹12 लाख दूंगा फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। और इस 1 साल के लिए ये लेक में से मैं जितनी मछलियां चाहूँ मैं उतनी निकाल सकूं। मैं जितनी भी, इस लेक में जितनी भी फिशेज हैं, वो सारी की सारी फिशेज जितनी भी निकाल पाया, जितनी मेरे बस में हुआ, वो सारी की सारी मैं निकाल लूंगा। तो यहाँ पर अगर ये बंदा फिश खुद निकाल के बेचता तो फिर तो वो क्या आ जाता, मूवेबल में? हाँ या ना? सोचो,
लेक ओनर है, इसने मछुआरे रख रखे हैं, वो निकालते हैं फिश और फिर वो फिश को हम मार्केट में बेच देते हैं, फिर तो वो गुड्स में ही आता। लेकिन यहाँ पर ये फिश निकाल के नहीं बेच रहा। इस पार्टी ने बोला मैं आपको साल का 12 लाख दूंगा और इस लेक में जितनी फिशेज है मैं पूरी की पूरी जितनी भी मैं निकाल पाऊँ वो मैं निकालने की कोशिश करूंगा, आपका मेरा एक ठेका हो गया 12 लाख रुपए का। अब यहाँ पर ये बताओ कि ये किस में आएगा, सेल ऑफ गुड्स में आएगा या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा? ये सवाल है कि इसकी क्या सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या इसका इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब लॉ बोलता है इसके अंदर कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्यों इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, समझ लो। आप कोई भी चीज जो कि अर्थ से अटैच है और आप उसे एक्सट्रैक्ट करते हो, फिर चाहे वो माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, माइनिंग का, फिर चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस का हो जाए, फिर चाहे वो आपका फिश का हो जाए, कुछ भी चीज का हो जाए, ये वो चीजें जो आप पहले आप देखा जाएगा प्रैक्टिकली तो आप ये लैंड को काइंड ऑफ लीज पे ले रहे हो, बोलो हाँ या ना, आप इस लेक को लीज पे ले रहे हो, इस वाटर बॉडी को लीज पे ले रहे हो और फिर उसके बेसिस पे आप सारी की सारी फिशेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है जी? यस सर, ये बात हमको समझ आ गई। डन 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 डन, राइट। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या है? फ्यूचर गुड्स से पहले आपको समझना पड़ेगा स्पेसिफाइड गुड्स या एग्जिस्टिंग गुड्स। वो गुड्स जो कि आइडेंटिफाइड है एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। आइडेंटिफाइड मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं, आइडेंटिफाइड मतलब इन एग्जिस्टेंस, इन एग्जिस्टेंस। और वही फ्यूचर गुड्स कौन से हैं? जो एग्जिस्टेंस में नहीं है लेकिन हम आपके लिए बना देंगे। फ्यूचर गुड्स जो भी गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, अभी है नहीं लेकिन आपके कहने पे हम बना देंगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो आई होप आपको एक चीज समझ आ रही है कि भाई अगर हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स की, तो एग्जिस्टिंग गुड्स में सेल भी हो सकती है और अग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है गुड्स एग्जिस्ट करते हैं, अभी मैं आपसे खरीद लूं, हो सकता है अभी कॉन्ट्रैक्ट कर ले बाद में खरीदूं। फ्यूचर गुड्स में सेल हो ही नहीं सकती, हमेशा अग्रीमेंट टू सेल ही होगा, बोलो हाँ या ना। फ्यूचर गुड्स में सेल हो ही नहीं सकती क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते अभी, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, हाँ या ना। पहले आपका मेरा अग्रीमेंट टू सेल होगा, फिर मैं उसको प्रोड्यूस करूंगा, फिर मैं आपको सेल करूंगा, राइट। तो फ्यूचर गुड्स में हमेशा क्या होती है? अग्रीमेंट टू सेल। एग्जिस्टिंग गुड्स में सेल भी हो सकते हैं या अग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। हो सकता है मैंने पैसे दिए माल ले लिया, हो सकता है पैसे दिए माल लिया नहीं, बाद में लूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है बेटा सबको? कितने लोगों को याद आ रहा है सर आपने ये बात डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल में बताई थी? ये बात आपने डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल में बताई थी, राइट? यस सर, एब्सोल्युटली। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स क्या कह रहा है, देखिए। कहता है सर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट, वार फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, warrant or order for the delivery of the goods and any other document used in ordinary course of business as a proof of possession or control of the goods or authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब क्या है? ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज पे पोजेशन का राइट देता है। आई रिपीट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको किसी भी चीज का पोजेशन का राइट देता है। क्यों देता है? क्योंकि आप किसी और के बिहाफ पे होल्ड कर रहे हो चीज को, या आप किसी और के बिहाफ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो चीज को। दोबारा सुनिए, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपको ये राइट देता है कि आप इस गुड्स को पोजेस कर सकते हो। पहली बात, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप किसी और के बिहाफ पे इसे होल्ड कर रहे हो या आप किसी और के बिहाफ पे इसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, फिर वो डॉक यार्ड का डॉक वारंट हो, फिर वो बिल ऑफ लेडिंग हो जो शिप में चलता है, फिर चाहे वो गोडाउन के ओनर का, वेयर हाउस के ओनर का सर्टिफिकेट हो, फिर चाहे वो वार फिंगर का सर्टिफिकेट हो। वार फिंगर आपको याद है वेयर हाउस की तरह ही होता है जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी हो रहा होता है थोड़ा बहुत। फिर चाहे वो रेलवे की रिसीट हो या कोई भी वारंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो। क्या मतलब हुआ, समझ लो, ध्यान से समझो। दिल्ली से अहमदाबाद ट्रक माल लेके जा रहा है या अहमदाबाद से दिल्ली माल लेके आ रहा है, हो सकता है ऐसा, ट्रक अहमदाबाद से दिल्ली आ रहा है माल लेके, ठीक है। अब बीच में पुलिस वाले ने रोका, जब अहमदाबाद से आ रहा था तो बीच में पुलिस वाले ने रोका राजस्थान में। तो राजस्थान में उदयपुर के आगे आ रहा था तो उसने रोका, अजमेर के पास रोक लिया ट्रक वाले को।
अब ट्रक वाला क्या करेगा, ट्रक वाले से हो जाएगा भाई क्या माल है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। क्या ट्रक वाले के पास कोई तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ये प्रूफ करे कि भाई ये माल मुझे इसने दिया है, मैं इसको दे रहा हूँ, और ये माल यहाँ से वहां जा रहा है, ये देखो मेरे पास राइट है कि ये माल भाई चोरी का नहीं है, ये मेरे को राइट है। इस डॉक्यूमेंट में देखो बोला गया कि इसका माल मुझे वहां पहुंचाना है और मेरे को तो अपने 40,000 रुपए एक चक्कर के बस मिलने हैं जनाब। ऐसे ही होता है, बोलो हाँ या ना, क्या ऐसा ही होता है, राइट? क्लियर है? अच्छा, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल वहां पर वो जो डॉक्यूमेंट मिला था उसको, ट्रक वाले को वो पर्ची मिली थी। अब वो ट्रक वाला आया और ट्रक वाले ने दिल्ली में वेयर हाउस में माल रखवाया, और वो वेयर हाउस भी बायर का नहीं है, किसी और का वेयर हाउस है, उसने वहां पर माल रखवाया। अब कहना इसे कि वो पर्ची वेयर हाउस के, अब जो पर्ची थी ट्रक वाले के पास, वो ट्रक वाले के पास ही है। अब यहाँ पर जो वेयर हाउस वाले के पास गया, उसने वेयर हाउस वाले से भी एक पर्ची ले ली, वेयर हाउस वाले से भी पर्ची ले ली, और फिर वो पर्ची लेके वो क्या करेगा, वापस जाएगा सेलर के पास और बोलेगा देख लो भाई, ये वो पर्ची जो आपने मुझे दी थी, और ये वो पर्ची जो कि मैं वेयर हाउस के ओनर से लेके आऊँ कि मैंने ठीक ठाक माल डिलीवर करवा दिया है। अब मान लो वेयर हाउस में पुलिस वाले आते हैं, कोई आता है, जी ये माल किसका है, जी ये माल किसका है, जी ये माल तो फलाने बायर का है, जी प्रूफ क्या है, जी ये देखो सर्टिफिकेट है, मैंने ही बना के दिया था, इसकी कॉपी वहां दी है, इसकी कॉपी मैंने वहां दी है, मैंने बना के दिया था। या कई बार क्या होता है, जो ट्रक वाला अपना रसीद लेके आ रहा है वो दे देता है वेयर हाउस वाले को, और वेयर हाउस वाला अपना रसीद दे देता है। तो ये क्या होता है जी, देखो ये माल वहां से आया, कैसे आया, ये देखो जी ट्रक वाला देखे क्या था। अच्छा, तुमने इसके बदले में जी हमने अपना वेयर हाउस का सर्टिफिकेट दे दिया, देखो उसकी फोटो कॉपी यहाँ हमारे पास रिकॉर्ड में पड़ी हुई है। तो कहने का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, अच्छा आप रेलवे के थ्रू बिल्टी भेजते हो, रेलवे के थ्रू बिल्टी जाती है, बिल्टी मतलब आपका माल यहाँ से वहां जाता है। अब भाई कोई बंदा है जो दिल्ली से माल अमृतसर भेजता है, तो वो रेलवेज पे जाता है। अब रेलवेज पे जाता है तो क्या रेलवेज की भी एक रसीद मिलती है, बिल्कुल मिलती है। वो रसीद मिलती है, वो भी क्या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, बिल्कुल है। मतलब हमने आपका, होता क्या है बेसिकली, ध्यान से समझेगा, होता क्या, हमने दिल्ली से माल भिजवाया रेलवे के थ्रू, बिल्टी बनवा ली, यानी कि एक असाइनमेंट, एक कंटेनर बनवा लिया। अब उस कंटेनर को जब हमने रेलवे पे चढ़ाया तो हमें एक रसीद मिल गई, वो रेलवे रसीद है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने अमृतसर वाली पार्टी को वो रेलवे रसीद की फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देते हैं। अब वो जो रेलवे रिसीट हमने उसे व्हाट्सएप कर दी, उसके बेसिस पर वो प्रिंट आउट निकालता है, और वहां पर वो जाता है सामने वाले के पास, रेलवे के पास, और वो डॉक्यूमेंट दिखाता है अपने कि देख लो कि रेलवे रिसीट है, और फिर फाइनली रेलवे उसको माल दे देती है। तो ये भी क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको ओनरशिप प्रोवाइड नहीं करता, याद रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट आपको ओनरशिप प्रोवाइड नहीं करता, ये डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको राइट टू पोजेस प्रोवाइड करता है। ये डॉक्यूमेंट जो है आपको राइट टू ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट टू एंडोर्स, राइट टू डिलीवर, राइट टू कीप इन द सेफ कस्टडी प्रोवाइड करता है, लेकिन ओनरशिप प्रोवाइड नहीं करता। क्लियर है बेटा सबको? बोलो जी, आपको कौन कौन से राइट्स देगा, आपको कौन कौन से राइट्स देगा? आप इंस्ट्रूमेंट को पोजेस करो, आप उसको ट्रांसपोर्ट करो, आप उसको एंडोर्स करो। अब एंडोर्स क्यों बोल रहा हूं, वो जो ट्रक वाला आया था रसीद लेके, वो ट्रक वाले ने जब वेयर हाउस पे उतारा तो वो रसीद वेयर हाउस वाले को दे दी, और वेयर हाउस वाले से उसकी रसीद ले ली, तो उसको ट्रक वाले ने वेयर हाउस वाले को रसीद एंडोर्स कर दी। पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, एंडोर्स, डिलीवर, सेफ कस्टडी, एटसेट्रा, यानी कि एवरीथिंग एक्सेप्ट ओनरशिप। ये डॉक्यूमेंट आपको ओनरशिप का राइट नहीं देता, सिर्फ पोजेशन का, ट्रांसपोर्ट का, एंडोर्स का, डिलीवरी का देता है। अब रास्ते में क्या होता है, वाटर बॉडीज की बात करें तो क्रूज से वो जो कार्गो होते हैं उससे माल डाला होता है, क्या वहां पर भी बीच में तलाशियां होती हैं? इंटरनेशनल फ्रंट पे बिल्कुल होती है। तो जब वहां पर चीजें चेक की जाती हैं तो क्या वहां पर भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं? हाँ जी, वो भी डॉक्यूमेंट्स क्या है, टाइटल टू गुड्स है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको गुड्स लेने का, गुड्स देने का, गुड्स होल्ड करने का, गुड्स प्रोसेस करने का, एंडोर्स करने का, डिलीवर करने का, ये सारे राइट्स देता है, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चलते हैं। पोजेशन है आपके पास, लेकिन ओनरशिप राइट आपको नहीं देता, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। क्लियर है बेटा? ठीक है जी, पढ़ के देखिए यही लिखा है, पढ़ के देखिए यही लिखा है। डन। अच्छा, एक मेरा सवाल है, सुनो।
मैं गाड़ी चला रहा हूँ जो मेरे नाम पे है, ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ जो मेरे नाम पे है, पुलिस वाला रोकता है, मैं आरसी दिखाता हूँ, तो वो आरसी मेरे नाम पे है गाड़ी और मैं ही चला रहा हूँ, तो वो गाड़ी, वो जो आरसी है उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स बोलेंगे, हाँ या ना? गाड़ी चला रहा हूँ मेरे नाम पे है, उसकी आरसी भी मेरे नाम पे है, पुलिस वाले ने मुझे रोका और मैंने वो आरसी दिखा दी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आता है गाड़ी का, क्या उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स बोलेंगे? जल्दी बताओ, बताओ यार। मेरे नाम पे गाड़ी है, मेरे को पुलिस वाला रोकता है, मैं गाड़ी की आरसी दिखाता हूँ, उस पर मेरा नाम लिखा है, क्या हम उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स बोलेंगे? सर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो ओनरशिप बता रहा है आपकी, क्योंकि वो तो आपकी ओनरशिप बता रहा है। बोलो हाँ या ना? वो तो ओनरशिप बता रहा है ना कि गाड़ी मेरे नाम पे मेरी है, जबकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड कभी भी ओनरशिप नहीं बताता। सहज बात समझ आ रही है बेटा? बात समझ आ रही है? बोलो जी, क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर, एब्सोल्युटली। मैं ना 6 महीने पहले सिडनी गया था ऑफिस के काम से, और जब मैं वहां गया तो मैं 10 दिन के अंदर मुझे 4 दिन की छुट्टी मिली। मतलब 4 दिन ऐसा था कि मेरे पास काम नहीं था, मेरे को ब्रेक था, लेकिन अदरवाइज मैं 6 दिन कभी कोर्ट भाग रहा हूँ, कभी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल भाग रहा हूँ, कभी क्लाइंट की फैक्ट्री में भाग रहा हूँ, कभी उसके ऑफिस में भाग रहा हूँ। वो 4 दिन जब मेरे को छुट्टी मिली तो मैंने क्या किया, वहां से एक BMW रेंट पे ली, और वो BMW मैंने रेंट पे ली और फिर मतलब किराए पे ली, और 4 दिन के लिए मैं वाइफ के साथ सिडनी से गोल्ड कोस्ट गया 4 दिन के लिए। अब वो जो मैंने वहां से गाड़ी ली, अब वो गाड़ी मैंने किराए पे ली, रेंटेड गाड़ी है, तो उसने मेरे को क्या किया, एक डॉक्यूमेंट दिया कि अगर रास्ते में वैसे कोई पुलिस वुलिस कुछ रोकता नहीं है, लेकिन स्टिल अगर कुछ हो तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि यू हैव टेकन दिस कार ऑन रेंट। वैसे तो सब कुछ ऑनलाइन था, फिर भी उसने मुझे एक वो डॉक्यूमेंट दे दिया। एंड एक जगह पर क्या हुआ, एक जगह पर मेरी गाड़ी पंचर हो गई तो मैंने वो हेल्पलाइन वालों को फोन किया, हेल्पलाइन वाले आए 15 मिनट में, उन्होंने मेरी गाड़ी ठीक करी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आप ओनर हो या आप यूजर हो? मैंने कहा नहीं जी, मैं ओनर नहीं हूँ, मैं यूजर हूँ। तो यू मस्ट बी हैविंग दोस डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने वो डॉक्यूमेंट दिखाया, तो उसके डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उसने देखा, हाँ यार ये जो गाड़ी है ओनर ने इसको किराए पे दे रखी है और हमें सर्विस देनी है, तो उन्होंने सर्विस दी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी, वो बिना पैसे लिए चले गए। मेरा सवाल यह है कि वो गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट था, वो जब मैंने उनको दिखाया तो क्या वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हुआ, हाँ या ना? वो डॉक्यूमेंट ऑफ हुआ क्योंकि वो मुझे पोजेशन दे रहा है, ओनरशिप नहीं दे रहा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि सर वो जो गाड़ी की आरसी है आपकी, वो तो आपको ओनरशिप दे रही है, तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स तो नहीं हुई, तो वो क्या हुई? वो क्या हुई? क्या ये सवाल नहीं आता? सोचो। सर वो जो आपकी कार की आरसी है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स? क्योंकि सर वो आपकी ओनरशिप बता रही है। बोलो हाँ या ना? बोलो। वो ओनरशिप बता रही है, कार की आरसी ओनरशिप बता रही है, जबकि टाइटल टू गुड्स में तो ओनरशिप होती नहीं। तो सर फिर कार की आरसी क्या है? वो है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स। याद रहेगा, क्या है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स। याद रखिएगा, यहाँ आपके कोर्स में दिया नहीं है डेफिनेशन में, पर वो क्या है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको पोजेशन प्रोवाइड करता है, ओनरशिप नहीं करता, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स होता है, और कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको ओनरशिप प्रोवाइड करता है, वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स होता है। क्लियर है बेटा? बोलिए बेटा। यस सर, एब्सोल्युटली। कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको ओनरशिप नहीं देता, सिर्फ पोजेशन देता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड ओनरशिप देता है। क्लियर है ना? तो शोइंग मतलब ओनरशिप, ओनरशिप, एंड ऑफ मतलब पोजेशन। तो ये सर बहुत अच्छे से बात समझ आ गई। क्लियर है जी? बोलो जी, डन। आपने घड़ी खरीदी और उसका बिल आपकी जेब में है, पुलिस बोलती है जी इतनी महंगी घड़ी 17 लाख की कहाँ से आई? आप उसका बिल दिखा देते हो जो आपके नाम पे है। ये क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स? क्या ये? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स। क्लियर है ना? शोइंग जो है वो ओनरशिप बताता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स सिर्फ पोजीशन बताता है। यस सर, ये बात हमको समझ आ गई। डन 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 डन। अब यहाँ पर ये कह रहा है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये तो हमने सब पढ़ लिया था, ये तो सब कुछ हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने सब पढ़ लिया, गुड्स वगैरह। इसको आप रीड कर सकते हो, इसको रीड कर सकते हो। इसमें से पेपर में कभी कुछ आया नहीं है। गुड्स की डेफिनेशन आती है और गुड्स को रिलेटेड एक केस आता है, जो मैंने आपको वो फिश वाला कराया, राइट? इसके अलावा आप जो भी करना चाहो चीजें, मॉड्यूल को रीड तो कर ही सकते हो, और करना भी चाहिए। सेल ऑफ गुड्स का मॉड्यूल एक बार रीड करना चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, एग्जिस्टिंग गुड्स हमको समझ आ गए,
फ्यूचर गुड्स हमको समझ आ गए, कॉन्टिंजेंट गुड्स समझ आते हैं। कॉन्टिंजेंट गुड्स इधर सुनिएगा ध्यान से, इधर सुनिए, इधर इधर इधर। आप एक दुकान पे गए और आपने दुकान पे जाके बोला कि मेरे को ना ये वाला मोबाइल दे दो, दुकान वाले ने निकाला अंदर से और आपको दे दिया। ये क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स है और ये सेल है। बोलो हाँ या ना। एग्जिस्टिंग गुड्स है और सेल है, यस और नो? यस सर, एग्जिस्टिंग गुड्स है और सेल है, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। अब सेकेंड एग्जाम्पल, आप गए, आपने कहा ये वाला मोबाइल है, उसने कहा नहीं है। आपने कहा कब तक आएगा? उसने कहा बुधवार को, वेंसडे को मैं जाऊंगा गफार मार्केट, वहां से मैं बाय करके ले आऊंगा और वहां से मैं ले आऊंगा और आपको दे दूंगा। ठीक है, आपने कहा एक काम करो, 10,000 का फोन है ना, ये लो 2,000 रुपये एडवांस, बाकी 8,000 रुपये मैं आऊंगा दे दूंगा, तब आप मेरे को दे देना। तो अब इस केस के अंदर ये गुड्स एग्जिस्टिंग तो नहीं है, ये गुड्स एग्जिस्टिंग तो नहीं है, अभी नहीं है ना। लेकिन क्या ये फ्यूचर गुड्स हैं जो बाद में आएंगे? क्या ये फ्यूचर गुड्स हैं जो बाद में आएंगे? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, फ्यूचर गुड्स हैं, बाद में आएंगे और यहाँ अग्रीमेंट टू सेल हुआ। अब आते हैं तीसरे केस में। तीसरा केस, हमने कहा भैया ये वाला मोबाइल है, नहीं है। अच्छा, तो ये वाला जो मोबाइल है ये आ जाएगा? भैया पता नहीं, पता करना पड़ेगा, बुधवार को मार्केट जाऊंगा, उसके बाद पता चलेगा अवेलेबल है कि नहीं है। तो कुछ कह नहीं सकता। अब ये वाले जो, अच्छा ये पकड़ो 2,000 रुपये, लेकिन भैया चलो आप एडवांस रख लो, आएगा तो ले आना, नहीं तो वापस देना। अब ये वाले जो गुड्स हैं, ये फ्यूचर है या कॉन्टिंजेंट है? कॉन्टिंजेंट मतलब मे और मे नॉट, मिले शायद, मिले शायद ना मिले। बोलो यस और नो। अब ये फ्यूचर नहीं हुआ, अब ये कौन से हो गए? कॉन्टिंजेंट गुड्स हो गए। कितने लोगों को बात समझ आई? ये फ्यूचर गुड्स नहीं हुए, ये कॉन्टिंजेंट गुड्स हो गए, राइट। मेरा ना एक चश्मा था, टॉम फोर्ड का चश्मा था, और वो मैं जनरली तब पहनता था जब रात को इन हाउस हो तो मैं वो पहन लेता था, कभी पार्टीज में या मीटिंग्स में। वो चश्मा ना मेरा किसी ने गिफ्ट ले लिया है ना, किसी ने मेरे को बोला कि यार अमित, मेरे कोई सीनियर थे, ही सेड कि यार अमित, योर शेयर्स आर लुकिंग ग्रेट, तो फ्रॉम वेयर कैन आई बाय दिस? मैंने कहा सर ये तो मॉडल अब आता ही नहीं है, ये लो आप ये ले लो। तो मैंने उनको दे दिए। अब ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। होता है कभी कभी, क्या होता है कि किसी को ना कोई चीज पसंद आ जाती है, तो मैंने कहा सर आप रख लो। अब उसके बाद वही सेम चश्मा मैं 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ और वो 6 महीने से मिल नहीं रहा। मैंने किसको दिया था वो चश्मा? एक सिडनी जब मैं गया था तो वहीं पर मैंने किसी को दिया था, वहीं पर मैंने किसी को दिया था और वो चश्मा मेरा चला गया, दे दिया मैंने किसी को। अब 6 महीने से मैं जब आया और मैं 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो चश्मा मिल ही नहीं रहा, वो मिल ही नहीं रहा। और क्यों? क्योंकि वो मॉडल अब आना बंद हो गया, लेकिन वो बड़ा क्लास चश्मा था। दिलजीत से लेके बॉबी देओल से लेके सबने वो चश्मा पहना है और सबने मेरे बाद पहना है, मैंने पहले लिया था, सब लोगों ने बाद में पहना। वो बड़ा लेटेस्ट प्रोडक्ट था वो। लेकिन अब ध्यान से समझना इधर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मैंने उसके बारे में अभी भी 2-4 दिन पहले भी, अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने उसको भेजा तो इसने क्या बोला? सर कल आफ्टरनून में आपको कंफर्म करता हूँ, लिखा उसने, कल आफ्टरनून में आपको कंफर्म करता हूँ। तो अभी क्या कह रहा है? कल आफ्टरनून में आपको कंफर्म करता हूँ। तो अब आप ये बताओ कि वो कह रहा है कि कल आफ्टरनून में कंफर्म करता हूँ, तो अब ये कौन सा चश्मा, ये कौन सा हुआ गुड्स? एग्जिस्टिंग हुआ, फ्यूचर हुआ, कॉन्टिंजेंट हुआ? कॉन्टिंजेंट। समझ गए ना ये बात? समझ गए? ये वाला चश्मा था वो, ये वाला चश्मा था, ये तो दुबई की फोटो है, ये वाला चश्मा था। खैर इसमें भी नजर नहीं आ रहा है, बट पॉइंट इज कि वो कौन से गुड्स हो गए? वो कंटिंजेंट गुड्स हो गए, राइट। 2,000 कंटिंजेंट गुड्स, यस सर, एब्सोल्युटली। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है, मतलब व्हेन यू बाय समथिंग, आई जनरली बाय थिंग्स, तो बाद में वो सेलिब्रिटी वगैरह पहनते हैं वो चीजें, ऐसा बहुत बार होता है। चलें जी आगे, चलें आगे। यस सर, एब्सोल्युटली। बड़ी सारी चीजें हैं, अभी तो मेरे पास, अब मैं आगे चलता हूँ, अभी क्या ही दिखाऊंगा, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्यूचर गुड्स होती हैं, जो फ्यूचर गुड्स होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे सर्कल में हैं,
जिन लोगों को मैं बोलता हूँ कि हाँ यार कोई भी नया प्रोडक्ट आए तो मेरे को दिखा देना, लेकिन वो सिर्फ इसलिए होता है कि जब क्लाइंट्स वगैरह के पास जाना होता है, अदरवाइज नहीं। इधर देखो, where there is a contract for sale of goods, the acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen, such goods are known as contingent goods. They fall in the class of future goods. आगे ना वही वाली बात, फ्यूचर गुड्स मैंने क्या बोला था, फ्यूचर गुड्स दो तरीके के हो गए, एक हाँ मैं बुधवार को जाऊंगा ले आऊंगा, मैं वेंसडे को जाऊंगा ले आऊंगा, एक या जाऊंगा वेंसडे को अगर मिले तो ले आऊंगा। तो गुड्स दो हो गए, एग्जिस्टिंग कंटीजेंट, एग्जिस्टिंग फ्यूचर, फ्यूचर में दो हो गए, फ्यूचर में दो हो गए जिनकी अवेलेबिलिटी श्योर है, अभी नहीं है लेकिन पक्का आएगा माल, अभी नहीं है पता भी नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो वो क्या हो गए, कंटीजेंट गुड्स। क्लियर है बेटा, बोलो जी। यस सर एब्सोल्युटली, ये बात हम सब लोगों को समझ आ गई, ठीक है जी, डन। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा, कहता है सर एक बात बताइए, कुछ गुड्स होते हैं जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, खराब होने वाले गुड्स होते हैं, हाँ जी। अब कहता है कुछ गुड्स हैं जो पेरिशेबल हो गए, पेरिशिंग है बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ हैं जो पेरिशेबल है आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। अब पहले इसको समझिएगा ध्यान से, ध्यान से समझिए। ये जब हम इन गुड्स की बात करते हैं, जब हम इन गुड्स की बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही खराब है, यानी कि सेलर को पता है, सेलर को पता है कि भाई ये माल खराब है, सोचो गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही सेलर को पता है कि माल खराब है, हाँ या ना, कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही सेलर को पता है कि ये माल खराब है, फिर भी वो इसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कहना इसे गलत है, कहना इसे गलत है, बोलो हाँ या ना, बोलो जी। he is stopped from disputing the contract। देखो, where the contract of sale is of specific goods, यानी कि existing goods, the goods without the knowledge of the seller have at the time of making the contract perished or become so damaged as no longer to answer their description in the contract, the contract is void। सिंपल है, अगर उसको पता है पहले से कि ये माल खराब है तो ये कॉन्ट्रैक्ट void है। दिस इज बेस्ड ऑन द रूल दैट म्यूचुअल मिस्टेक रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट void। ऑब्वियसली बात है, म्यूचुअल मिस्टेक मतलब इंटेंशनल मिस्टेक, इंटेंशनल मिस्टेक, अगर आप जानबूझ के खराब माल किसी को दे रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। क्लियर है जी, बोलो, वो माल भाई वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। इफ द सेलर वाज अवेयर ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड स्टिल एंटर्ड, ही स्टॉप फ्रॉम डिस्प्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई कल ही स्टॉप फ्रॉम डिस्प्यूटिंग, ही इज स्टॉप फ्रॉम डिस्प्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि नो एनफोर्सेबिलिटी, यानी कि कोर्ट उसकी बात सुनेगा ही नहीं, कोर्ट उसकी बात सुनेगा ही नहीं, नो एनफोर्सेबिलिटी मतलब एक माल है जो पहले से खराब है, आपको पता है फिर भी आप उसे बेच रहे हो, पहली बात ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, हाँ जी। दूसरी बात, क्योंकि ये माल खराब है, अगर बायर पेमेंट नहीं देता तो आप केस भी नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आप ही ने खराब माल का कॉन्ट्रैक्ट किया। समझ आ रही है बात, कोई भी माल ऐसा जो आपको पता है खराब है, माल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही आपको पता है खराब है, वो आप बेच नहीं सकते। और अगर वो बेच रहे हो, वो पेरिशेबल है, खराब हो जाएगा, बेच भी रहे हो तो भी कल को सामने वाला पैसे नहीं देता क्योंकि माल खराब निकलता है, तो भी आप कोई केस वगैरह नहीं कर सकते, और करोगे तो हार जाओगे। क्यों, क्योंकि आपने इंटेंशनली किसी को गलत माल बेचा जो आपको पता था पेरिशेबल ही है। क्लियर है बेटा, बोलो जी, डन। अब इधर देखो ध्यान से, इधर इधर इधर, where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault of any party। अब यहाँ देखो, अग्रीमेंट टू सेल का किसी पार्टी का फॉल्ट नहीं है, बट गुड्स पेरिश हो जाते हैं एंड आर सो डैमेज एज नो लॉन्गर टू आंसर देयर डिस्क्रिप्शन, जो अग्रीमेंट में लिखा था वैसा रहा नहीं। बिफोर द रिस्क यानी कि ओनरशिप, बिफोर द रिस्क यानी कि ओनरशिप passes to the buyer, the agreement is therefore thereby avoided। सिंपल है, अगर अग्रीमेंट हुआ था, सेल नहीं हुई थी, सिर्फ अग्रीमेंट हुआ था, और उस केस के अंदर गुड्स जो हैं वो पेरिशेबल हो गए, तो भाई अभी अग्रीमेंट ही हुआ था, सेल तो हुई नहीं थी, तो कहना इसे कि बायर लेने से मना कर देगा, बायर लेने से मना कर देगा, और जो सेलर है फिर वो जो एडवांस दिया था वो रखेगा या फोरफिट कर लेगा या रिफंड करेगा, वो डिपेंड करता है उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था। बोलो जी हाँ या ना, बोलो जी। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने आपसे 100 किलो आम मंगाए थे जिसमें से 20 किलो सड़ गए, 80 किलो बचे, आपने मुझे 80 किलो डिलीवर कर दिए, लेकिन क्या बाकी 20 किलो भी आपको करने पड़ेंगे? बोलो यस और नो, बाकी 20 किलो भी आपको करने पड़ेंगे, बिल्कुल। तो मतलब द पेरिशिंग ऑफ द होल क्वांटिटी, चाहे सारी की सारी क्वांटिटी पेरिश हो जाए, चाहे कुछ अमाउंट पेरिश हो जाए, लेकिन कहता है सर इन द पोजीशन ऑफ द सेलर विल नॉट रिलीव हिम ऑफ हिज ऑब्लिगेशन टू डिलीवर। 100 किलो आम मंगाया था, 100 का 100 खराब हो गया या 20 खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बाकी 80 देके रिमेनिंग 20 नहीं दोगे, आपकी ऑब्लिगेशन तो डिलीवर रहेगी ही रहेगी। सिंपल है बेटा, बोलो जी, आपकी जो ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर द गुड्स वो तो रहेगी ही रहेगी। यस सर, ये बात समझ आ गई, डन।
ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये सब क्लियर है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत वास्ट है मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत कम चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा वास्ट होते हैं, जिसमें से ये है। और ये वाला जो चैप्टर है आपको मॉड्यूल से पढ़ना पड़ेगा, एक बार पूरा मॉड्यूल से पढ़ना पड़ेगा। देखो बहुत सारे केसेस जो है अब इन्होंने नए डाल दिए हैं, ये सब के सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। कोई डाउट आएगा तो विल कंडक्ट अ सेपरेट डाउट सेशन 2 घंटे का। लेकिन इस चैप्टर को ना लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा जा सकता, ना इसको पढ़ा जा सकता है, ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ा जा सकता है। आपने सेल ऑफ गुड्स, सॉरी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी नहीं पढ़ा जा सकता। ये सेल ऑफ गुड्स पढ़ो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी एक्सी लेवल पे आप सोचो कि मैं वो सीसी की तरह 15 चैप्टर पढ़ाऊं और एक एक चैप्टर में 2-2 क्लासेस लगाऊं और आपके 70 से 80 घंटे सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ले दूं। कोई सेंस बनती है इस सब्जेक्ट में, जहां राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सिविल है, क्रिमिनल है, एविडेंस है, आर्बिट्रेशन है, अलग लेवल के टॉपिक्स है, समझ रहे हो। तो इन टॉपिक्स को, सेल ऑफ गुड्स को तो हमने ऑलमोस्ट सारा कर लिया, आपको रीड करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसको तो आपको वैसे भी थोड़ा फास्ट ट्रैक मैनर में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 100 घंटे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगेंगे, बेटा 15 चैप्टर है, हर चैप्टर में 5 घंटे भी लगेंगे। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 15 चैप्टर होते हैं तो अगर 5 घंटे भी लगेंगे तो 75 आवर्स तो है ही है। राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह मिला के 100 घंटे हो गया, पेपर में आएगा 3 नंबर का। आपको क्या पागल हो गया क्या? मेरी बात समझ रहे हो, राइट? अब ये देखो, ये मर्चेंटेबिलिटी पे एक और इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। मर्चेंटेबिलिटी पे आपको याद है मैंने वो वाला एग्जांपल दिया था, कोकरेल वाला। कोकरेल, कोयला लाया ब्लास्ट हो गया, याद आ रहा है? कोयला लाया ब्लास्ट हो गया, याद आ रही है कहानी? रिकेट कोकरेल, है ना? रिकेट कोकरेल वाला, है ना? अब ऐसा ही यहाँ पर एक और केस दिया है। एक बंदा था, उसकी बीवी बीमार थी, उसको ना वो बॉटल चाहिए थी। होता है ना, वो छाती पे रख के बॉटल पे गर्म पानी सिकाई करते हैं ना, बॉटल। बॉटल लेके आया, गर्म पानी रखा, और भाई साहब वो एकदम से फट गई। बॉटल फट गई, पूरा का पूरा गर्म पानी जो था वो वाइफ के ऊपर पूरी बॉडी पे चला गया। आप बताओ, इंजरी हो गई? हाँ जी। क्या वो जो बॉटल वाली कंपनी है लाइबल होगी या नहीं? क्या वो जो बॉटल वाली कंपनी है वो लाइबल होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि ये गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के थे ही नहीं। ये गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के थे नहीं, व्यापारिक थे नहीं। वही वाली बात कि भाई कोयला जो है वो सेकने के लिए, आग सेकने के लिए किया था, वो एक्सप्लोजन के लिए थोड़ी लिया था। उसी तरीके से जो पर्पस था, आपको पता है, वो जो हीटेड वाटर बॉटल आप लेते हो, जो रबर वाली होती है, वो उसका पर्पस ही क्या होता है कि बॉडी के शर्ट के अंदर उसको रख लेना और सिकाई करना। अब अगर वो सोच के देखो, एक बार फट गई, सारा गर्म पानी आपकी बॉडी पे गिर गया, भाई आप तो जल गए पूरे के पूरे, राइट? तो जो एग्जाम्पल हमने वहां पर दिया था, अपना विल्सन वर्सेस रिकेट कोकरेल वाला, अब सेम विलियम, हाँ, क्या नाम था? विलियम था, नाम नाम क्या था उसका? रिकेट कोकरेल तो याद आ रहा मुझे नाम। फर्स्ट पार्टी का नाम क्या था? विल्सन था, विलियम था? फर्स्ट पार्टी का नाम क्या था? विल्सन वर्सेस रिकेट कोकरेल था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। विल्सन वर्सेस रिकेट कोकरेल था। देखो, इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी में दिया होगा यार। विल्सन था, मेरे को भी विल्सन ही है। विल्सन वर्सेस रिकेट कोकरेल लिमिटेड था, और कंडीशन एज टू टाइटल में रॉलन वर्सेस डिवाल था, और वो जो था होलसमनेस वाले में शेफिनर वर्सेस मैसन था। कोई चेक ही नहीं कर रहा, चलो। हाँ भी नहीं दे रहा कोई, ऐसा मत क्या करो यार। हाँ, विल्सन ही था ना? तो यादाश्त ठीक ठाक है। अब इसके बाद, अच्छा एक चीज आपको याद है ना कि भाई ओनरशिप फॉलो, मतलब रिस्क जो है, रिस्क ओनर का होता है, राइट? रिस्क ऑलवेज फॉलोज ओनरशिप। ओनरशिप जब तक सेलर की है तब तक सेलर का रिस्क है, जब बायर की आ जाएगी तो बायर पे हो जाएगा, याद है ना? मतलब हु बिकम्स द ओनर, रिस्क इज फॉलोड बाय हिम। याद है मैंने कहा था, जब हम कोई माल खरीदते हैं, ओनर बनते हैं, उसके बाद हम उसके लिए लाइबल है, उससे पहले की गलती के लिए हम लाइबल नहीं है। याद आ रहा है आपको? यस सर, एब्सोल्युटली याद आ रही है। अब बस एक ये छोटा सा टॉपिक है जो हमारा रहता है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, एक ये टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स विच आर टू बी शिप्ड बाय सी और सी, अ नंबर ऑफ कंडीशंस आर अटैच्ड बाय द पार्टीज और बाय कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ मर्चेंट्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर गिवन बिलो। ये कह रहा है, जो माल रेल के थ्रू जाना है, समुद्र के थ्रू जाना है, उसमें ऑर्डिनरी सेल ऑफ गुड्स की जो कंडीशन है वो तो होती है, कुछ स्पेशल कंडीशंस भी उसमें होती हैं जो कि कई सालों से चलती आ रही है सेलर और बायर के बीच में। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है, राइट? यहाँ देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए।
सबसे पहले कह रहा है एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड। अंडर अ फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू पुट द गुड्स ऑन बोर्ड अ शिप एट इट्स ओन एक्सपेंस। ये देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी ड्यूटी है माल आप तक पहुंचाना, हमारा जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसी में जो ट्रांसपोर्ट है, शिप वगैरह का जो खर्चा है वो सब इंक्लूडेड है। बोलो यस और नो। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू पुट द गुड्स ऑन अ बोर्ड एट शिप एट हिज ओन एक्सपेंस। समझ आ रही है, मतलब शिप के थ्रू माल जाना है, शिप का सारा खर्चा हमारा। ऐसे ही ना, ऐसे ही इसमें भी होता है, फ्री ऑन रेल में भी होता है। इट इज द सिमिलर पोजीशन प्रिवेल जो एफओबी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्री ऑन बोर्ड फ्री ऑन सेल। जो उसको शिप में फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं या फ्री ऑन सेल, फ्री ऑन रेल बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सुनो। कई बार क्या होता है आज के टाइम में, क्या होता है आज के टाइम में ना, सेलर जो बायर जो है, देखो एक चीज समझो, धंधा सबको बढ़ाना है, बायर की सबको सुननी पड़ेगी। सेलर ने, बायर ने अमृतसर से फोन किया सेलर को कि सर मेरे को ना माल चाहिए, ठीक है सर। तो उसने बोला जी कितना माल चाहिए जी, इतना चाहिए जी, कैसे भिजवाओगे जी, ट्रेन से। तो जी क्या खर्चा आएगा जी, देखो ऐसा है जी, आप मान लो कि हम आपसे 1.5 लाख रुपए लेंगे, उसमें रेल का भी खर्चा आ गया, ये पहुंचाई होगी सर, आपकी फैक्ट्री में माल पहुंचने तक का सारा खर्चा हमारा। तो ये होगा फ्री ऑन रेल। नहीं तो होता जी आप बता दो, आप बता दो, मेरा लड़का वहां पे है, ये मेरा ऑफिस है, वो अपने आप बिल्टी बनवा लेगा। अच्छा ठीक है जी, फिर इतना खर्चा आएगा तो कम। तो सेलर क्या करते हैं, सेलर ने जब माल ऑन बोर्ड करना होता है या ऑन रेल करना होता है, तो उनको पता होता है कि हमारी ऑब्लिगेशन है, तो कहने से कि वो पैसा जो भी पे करने वाले हैं वो पहले ही वो अपनी कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लेते हैं। बोलो हाँ या ना। वो पहले ही पैसा अपनी कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लेते हैं, राइट। अब इधर देखिए क्या कह रहा है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर ओनली आफ्टर द गुड्स हैव बीन पुट ऑन बोर्ड द शिप। जब तक वो शिप पे नहीं होते तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। एंड दे आर एट बायर्स रिस्क एज सुन एज दे आर पुट ऑन द बोर्ड। मतलब रास्ते में अगर डूब गए तो अब रिस्क किसका होगा, बायर का। क्यों, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। समझ आई बात। बोलो जी। अगर अगर शिप पे लोड करने से पहले खराब हो गए तो किसका नुकसान है। शिप पे लोड करने से पहले पहले माल खराब हो गया, किसका नुकसान है। बोलो, सेलर का। सेलर का। शिप पे बोर्ड करने के बाद माल को हो गया कुछ, डूब गया, शिप डूब गया, कुछ भी हो गया, किसका नुकसान है, बायर का। तो इसका मतलब कहने से कि बायर उसकी इंश्योरेंस भी कराता होगा, बायर उन गुड्स की इंश्योरेंस भी कराता होगा। तो इंश्योरेंस भी वो सेलर को बोलता है तू करा दे, उसका भी पैसा वो पे कर देता है। मतलब मैं गुड्स का भी पैसा दूंगा, बायर की बात करें, बायर गुड्स का भी पैसा देगा, बायर बोर्डिंग का भी पैसा देगा, बायर इंश्योरेंस का भी पैसा देगा, लेकिन ये सब वो सेलर को देगा और सेलर इन सबको अपनी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर लेगा। सेलर मस्ट नोटिफाई द बायर इमीडिएटली दैट द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड ऑन बोर्ड। हमने दे दिए, सो दैट बायर में इंश्योर देम। आ गई वही वाली बात, देखो आ गई कि बायर जो है वो गुड्स का भी पैसा देगा, वो बोर्डिंग का भी पैसा देगा, वो इंश्योरेंस का भी देगा। हालांकि वो सारी की सारी चीजें सेलर को बोलता है तुम ही करा लो, आई विल मेक द पेमेंट। इफ ही फेल्स टू डू सो देन इट शैल बी डीम्ड टू बी एट सेलर्स रिस्क ड्यूरिंग सच ट्रांजिट। देख लो, अगर वो इंश्योरेंस नहीं कराता, बायर इंश्योरेंस नहीं कराता, तो रिस्क किसका हो जाएगा, सेलर का हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेलर जो है वो कहता है कि सर देखो मैं ऑन बोर्ड कर, देखो एक चीज समझो, माल बोर्ड करने से पहले सेलर का रिस्क है, माल बोर्ड करने के बाद बायर का रिस्क है। सेलर जो है वो बायर को बता देगा, सेलर बायर को बताएगा कि सर मैंने बोर्ड कर दिया, आप इंश्योरेंस करवा दो। और अगर सेलर बताता ही नहीं है बायर को, तो बायर को तो पता ही नहीं, उसने इंश्योरेंस नहीं कराई। तो यहाँ यहाँ डेफिशिएंसी किसके पार्ट पे हो रही है बताओ। सेलर ने बायर को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि गुड्स ऑन बोर्ड हो गए। यहाँ गलती किसके पार्ट पे है, गलती किसके पार्ट पे हो रही है, सेलर के पार्ट पे। तो फिर अगर माल को कुछ हो गया तो फिर भरेगा कौन, सेलर ही भरेगा। क्यों, क्योंकि भाई वैसे तो बोर्डिंग के बाद तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन तुझे इन्फॉर्म तो करना था, तूने इन्फॉर्म ही नहीं किया। क्योंकि तूने इन्फॉर्म नहीं किया, इस वजह से अब तेरे को नुकसान भरना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। बोलो जी। एक बार पहले इसको रीड कीजिए, इतने पोर्शन को, ये बात समझ आई, देखिए इतने पोर्शन को रीड कीजिए। डन बेटा। चले जी आगे। बताओ रिजल्ट आया हुआ कितना जमाना हो गया। बच्चा आज मैसेज कर रहा है कि सर मेरा एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल 2 क्लियर हो गया था, बिग बिग थैंक्स टू यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की। 25 दिन बाद, 20 दिन बाद, ऐसे थोड़ी होता है।
पता नहीं, देखो अभी अभी आया भाई, क्या हो गया ये देखो सर। मैं यार टुडे कहाँ गया भाई, टुडे ही है ये, हाँ ये रहा टुडे। सर मेरा एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, मतलब अब तक तो हम बैनर भी बना के डाल चुके हैं, मतलब आप क्या कर सकते हैं। हाँ जी, इसको भी पढ़ लो बेटा, ये तो सेम ही है, ये बात तो हमें समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं सीआईएफ में। इसको सीआईएफ भी बोला जाता है, सीएफआई भी बोला जाता है, कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट। It is a contract for sale of insured goods, lost or not lost to be implemented by transfer of proper documents. मतलब in such type of contract, seller not only bears all the expense of putting the goods on board the ship as a FOB contract, but also to bear the freight and insurance charges. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उसमें क्या कह रहा था, उसमें कह रहा था जी मैं आपका माल मैं आपका माल बोर्ड करा दूंगा, मैं यहाँ से चढ़वा दूंगा, उसके बाद इंश्योरेंस आप देखो, उसके बाद वहां से उतरवाना आप देखो। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी चढ़वा भी मैं दूंगा, इंश्योरेंस भी मैं करवा दूंगा, उतरवा भी मैं दूंगा, आपकी फैक्ट्री तक पहुंचवा दूंगा। तो ही विल अरेंज फॉर द इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द बायर। ऑन द टेंडर ऑफ डॉक्यूमेंट्स द बायर इज रिक्वायर्ड टू पे एंड टेक द डिलीवरी। भाई जो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ वही करा देगा, आपको सिर्फ फाइनली जाके डिलीवरी लेनी है। सिंपल है। कहने का मतलब क्या हुआ, इधर सुनो, इधर मैंने माल बोर्ड ऑन बोर्ड करा दिया, अब आप अपने आप इंश्योरेंस करा लो और वहां से जब माल उतरेगा अपने आप डिलीवरी ले लेना। वो क्या हो गया, फ्री ऑन बोर्ड। सिर्फ मेरा काम क्या था, बोर्डिंग कराना, बाकी आप देखो। यहाँ पर क्या हो गया, कहने से ये एक तरीके से ऑल इंक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बोलो हाँ या ना, ऑल इंक्लूसिव एआई कॉन्ट्रैक्ट। बोलो कि भाई बोर्ड भी मैं कर दूंगा, इंश्योरेंस भी मैं करा दूंगा, आपका जो फ्रेट वगैरह है वहां तक पहुंचने का फैक्ट्री तक वो भी सब मैं अरेंज करा दूंगा। मैंने ट्रक वाले से भी बात की हुई है, आप टेंशन ना लो। तो इसके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, कॉस्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट। क्लियर है, कॉस्ट इंक्लूडिंग सॉरी कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इंश्योरेंस भी मैं देख लूंगा, पहुंचाई भी मैं देख लूंगा, बोर्डिंग भी मैं देख लूंगा, सब मेरा काम है। एक्स शिप, और इसके अंदर क्या करेगा, वो सारे के सारे पैसे लेगा आपसे, है ना। X ship. Here the seller is bound to arrange for the shipment of the goods to the port of the destination. मतलब यहाँ पर आप पोर्ट ऑफ द डेस्टिनेशन जो है वहां तक आपकी ड्यूटी होती है माल भेजना। एंड सच फर्दर इनलैंड डेस्टिनेशन एज द बायर में स्टिपुलेट, और उसके बाद इनलैंड डेस्टिनेशन मतलब उस पोर्ट से उसकी फैक्ट्री में भेजना भी आपकी ड्यूटी होती है। एक्स शिप का मतलब समझ रहे हो, मैं यहाँ से बोर्ड भी करूंगा, मैं ध्यान से समझो, तीन चीजें समझो, तीन चीजें। जो फ्री ऑन बोर्ड है उसके अंदर मैंने चढ़ा दिया, मेरी ड्यूटी खत्म। बोलो हाँ या ना, मैंने चढ़ा दिया, मेरी ड्यूटी खत्म। वो क्या है, फ्री ऑन बोर्ड। मैंने चढ़ा दिया, वहां तक रास्ते में पहुंचेगा, इंश्योरेंस भी मेरी, फ्रेट भी मेरा, और वहां माल पहुंच जाएगा, अपने आप ले लेना, मेरी ड्यूटी खत्म। ये क्या हो गया, सीआईएफ। राइट, मैं यहां से माल चढ़ा भी रहा हूं, आपके वहां पर पहुंचेगा, फिर वहां से भी माल, मतलब मैं चढ़ा भी रहा हूँ, इंश्योरेंस भी मैं करा रहा हूँ, फ्रेट भी मैं पे कर रहा हूँ, वहां माल पहुंचेगा, वहां पोर्ट से भी आपने नहीं लेना, मेरा बंदा खुद आएगा, आपकी फैक्ट्री तक माल छोड़ेगा, मेरा ट्रक वाला छोड़ेगा। वो क्या हो गया, एक्शन। तीन लेवल समझ आए। मैंने अपने यहाँ से माल चढ़ा दिया, मेरा रोल खत्म, एफओबी। मैंने यहाँ से माल चढ़ा दिया, उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी करा दी, फिर चार्जेस भी दे दिए, आपके पोर्ट पे माल पहुंच जाएगा, वहां से ले लेना। वो हो गया सीआईएफ। तीसरी चीज, भाई मैंने यहाँ से माल चढ़ाया भी है, सारा का सारा फ्रेट और इंश्योरेंस भी मेरी है, वहां माल पहुंच भी जाएगा, वहां भी आपको नहीं आना, वहां से भी मेरा ट्रक वाला अपने आप आपके फैक्ट्री में माल पहुंचा देगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब तक माल मेरे घर पे नहीं आएगा तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरी फैक्ट्री। द बायर इज नॉट बाउंड टू पे अंटिल द गुड्स आर रेडी फॉर अनलोडिंग फ्रॉम द शिप एंड ऑल फ्रेट चार्जेस पेड। तो जब तक वहां से माल शिप से नहीं उतरेगा तब तक मैं पे ही नहीं करूंगा। दीज गुड्स ट्रेवल एट द सेलर्स रिस्क बट ही इज नॉट बाउंड टू इंश्योर देम। क्योंकि देखो एक चीज समझो आप, क्या सेलर बायर तक माल पहुंचा रहा है पूरा, क्या सेलर बायर तक माल पहुंचा रहा है, उसकी फैक्ट्री तक माल पहुंचा रहा है। आप समझो चाइना से माल आ रहा है, चाइना से माल आ रहा है मेरी फैक्ट्री, और मेरे को कोई मतलब नहीं है, सेलर अपने आप कंटेनर बना रहा है, सेलर अपने आप उसे बोर्ड करा रहा है, सेलर इंश्योरेंस वगैरह करा रहा है, नहीं कराता तो रिस्क उसका मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो पैसे तब दूंगा जब इंडिया में पहुंच जाएगा माल, और फिर उसके बाद मेरी फैक्ट्री में आएगा, उसके बाद ही मैं पैसे पे करूंगा, उससे पहले तो मैं पे ही नहीं करूंगा। तो इस केस में वो इंश्योरेंस कराए ना कराए उसका रिस्क है, क्योंकि नहीं पहुंचा माल तो मैं नहीं करूंगा पेमेंट। लेकिन आप समझ गए, पहले लेवल में चाइना से माल चढ़ा दिया, दूसरे लेवल में चाइना से माल चढ़ा दिया, और चढ़ाने के बाद, ये चाइना क्यों बोल रहा हूँ यार, इंडिया में लेते हैं ना, इंडियन सेल ऑफ गुड्स की बात करें, मुंबई से कोलकाता माल जाना था या कोलकाता से मुंबई माल आना था, तो कोलकाता वाले ने माल चढ़ा दिया फ्री ऑन बोर्ड, उसकी ड्यूटी खत्म। कोलकाता वाले ने माल चढ़ा दिया और साथ में इंश्योरेंस और फ्रेट भी करा दिया, और मुंबई वाले पोर्ट पे माल पहुंच गया, कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तीसरा, मुंबई में उतर गया, मुंबई से आपकी फैक्ट्री में भी भिजवाएगा, मेरा ही ट्रक वाला होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। वो क्या हो गया, एक्स शिप।
एक्स शेप। कैन आई से कि ये बेसिकली ऑल इंक्लूसिव हो गया। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप मालदीव जैसी जगह पे जाओ तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ना 3 अलग अलग प्लान होते हैं। पहला होता है जी ओनली ब्रेकफास्ट के साथ, दूसरा होता है जी ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तीनों के साथ, और फिर तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं ऑल इंक्लूसिव, जिसके अंदर आपकी ये तीनों पैकेजेस भी होते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, साथ में वाइन्स भी होती है, साथ में गेम वगैरह सब कुछ होता है। क्योंकि मालदीव में होता क्या है कि आप एक रिजॉर्ट में गए, आइलैंड है, उसके अलावा कहीं आप जा नहीं सकते। तो कहना ही से कि ये एक्चुअल में ऑल इंक्लूसिव हुआ, ये नहीं हुआ, ये वाला ऑल इंक्लूसिव हुआ। बोलो यस और नो, ये ऑल इंक्लूसिव हुआ, राइट। या अगर मैं यहाँ पर बोलूँ सिंपल, तो यहाँ पर बोर्ड हो रहा है, यहाँ पर ऑन बोर्ड हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सर ऑन बोर्ड भी हो रहा है, प्लस इंश्योरेंस भी हो रही है, प्लस फ्रेट भी हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑन बोर्ड भी मैं करा रहा हूँ, इंश्योरेंस भी मैं करा रहा हूँ। अगर करा रहा हूँ तो हो सकता ना भी कराऊं, क्योंकि मुझे तो आपके दरवाजे तक ही देना। फ्रेट भी मैं करा रहा हूँ, आपका जो डेस्टिनेशन वाला पोर्ट है वो वहां तक माल जा रहा है, और वहां से आपको जो इनलैंड डेस्टिनेशन है वहां तक भी मैं भेज रहा हूँ। और जबकि इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन पोर्ट तक था, इनलैंड वाला कोई चक्कर नहीं था। मैंने सिर्फ वहां तक पोर्ट तक पहुंचा दिया, आप मुंबई पोर्ट से ले लेना। लेकिन इस केस में आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाना मेरी ड्यूटी बन जाती है। यस सर, एक बार इसको पढ़ लो, देख लो क्लियर है, पढ़ लो एक बार इसको। डन जी। तो आई होप कि यहाँ पर हमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया, यहाँ पर हमें सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गया। डन 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 डन। यहाँ पर हमारा सारा का सारा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो कंप्लीट हो गया, राइट जी, क्लियर है। और जेआईजीएल में अगर हम बात करते हैं तो जनरली मैं नहीं कहता कि आप मॉड्यूल पढ़ो, मैं कभी भी नहीं कहता, ना मैंने कभी राइट टू इन्फॉर्मेशन में बोला, ना लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बोला, ना मैंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला, मैंने किसी भी चीज में नहीं बोला। हाँ, ये जो आपके आपके ये जो बिजनेस लॉ वाले चैप्टर है, बिजनेस लॉ से मेरा मतलब क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल एलियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो तीन होते हैं, ये जो तीन होते हैं, ये तीनों, या चौथा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया। ये सारे के सारे मैं जरूर बोलता हूँ कि आपको मॉड्यूल से पढ़ने चाहिए। हालांकि नेगोशिएबल में मैं सिर्फ वो पोर्शन बोलता हूँ जो मैंने मॉड्यूल से पढ़ा है। नेगोशिएबल में सिर्फ वो वाला पोर्शन मॉड्यूल से पढ़ना होता है जो मैंने पढ़ा है। सेल ऑफ गुड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पूरा मॉड्यूल से रीड करना चाहिए, राइट। क्लियर है बेटा सबको? डन 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 डन। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जैसा कि कल से मैं ऑफ पे जा रहा हूँ, तो आपका कंपनी लॉ का जो चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। कंपनी लॉ का जो चैप्टर चल रहा था वो मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, कंप्लीट है, बीच में नहीं है। आपका जो जेईएल का चल रहा था वो भी कंप्लीट है, बीच में नहीं है। सिक्योरिटी लॉ का डिपॉजिटरी चल रहा था वो भी बीच में नहीं है, कंप्लीट है। आपका लीगल मेट्रोलॉजी चल रहा था इकोनॉमिक लॉ में, वो भी कंप्लीट है, बीच में नहीं है। सेटिंग अप के अंदर एक सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, जिसके लिए हम 12:30 बजे मिलने वाले हैं, जिसका हमारा थोड़ा सा टॉपिक बीच में है। याद होगा आपको, हमने 2 क्लासेस ली थी और एक रहती थी, याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है जी? तो वो वाला जो टॉपिक है उसके लिए अभी हम मिलेंगे 12:30 बजे, और आज हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारी तरफ से कोई पेंडिंग नहीं रहेगा एज सच, राइट। ठीक है जी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद आपको 12:30 बजे यूट्यूब चैनल पे। टिल दिन दिस इज समझ हो रहा, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय, थैंक यू। सहज वो तो चैप्टर ही अलग है ना, वो तो चैप्टर ही अलग है, उसमें तो अभी क्लास ही एक हुई है ना, उसमें तो सिर्फ बेसिक पढ़ा अभी हमने, वो तो चैप्टर ही अलग है, वो तो एक तरीके से अलग टॉपिक है जिसको हम छुट्टियों के बाद दोबारा से आगे शुरू करेंगे, एंड दैट टू विद प्रॉपर जो एक क्लास हुई है उसका बैकलॉग, ठीक है।
डन, शुक्रिया जी। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय, थैंक यू।